सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय जय भीम। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे आवाज का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का जनपद आगरा इकाई के द्वारा 20 अप्रैल 2025 को मंडली सेमिनार का आयोजन किया जाता है। मंडली सेमिनार में आवाज का उत्तर प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध जी की गरिमामयी उपस्थिति होती है और वो क्रांतिकारी संबोधन देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध सर का क्रांतिकारी संबोधन आपको सुनाने जा रहे हैं। आप कह रहे होंगे कि अंबेडकर संदेश के स्थान पर आप ये स्पीच क्यों सुना रहे हैं, तो हम आपको बता दें, आवाज का कि चाहे राष्ट्रीय पदाधिकारी हों या प्रांतीय पदाधिकारी या जनपद लेवल के पदाधिकारी हों या मंडल लेवल के पदाधिकारी हों, सभी चाहे सेमिनार हो, रैली हो या छोटी छोटी मीटिंग्स हो, कैडर मीटिंग्स हो, हर जगह आवाज का के लोग बाबा साहब के ही विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब के महत्वपूर्ण विचारों को आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध जी ने बहुत ही क्रांतिकारी ढंग से प्रस्तुत किया और न सिर्फ भाषण के माध्यम से बल्कि एक सुंदर सी कविता जो आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें अंबेडकर मिशन छिपा हुआ है। ऐसी कविता के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुतिकरण दिया और क्रांतिकारी स्पीच दिया। वैचारिक सेंटर जो सारनाथ में बन रहा है उसके बारे में भी विस्तार से बात की और साथ ही साथ अंबेडकर मूवमेंट को किस तरह से हमको आगे बढ़ाना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, इस पर भी बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश उन्होंने डाला। वर्तमान परिदृश्य में अंबेडकर मिशन में क्या क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान क्या है, इस पर भी उन्होंने अपनी बात को रखा है। आज का ये वीडियो बहुत ही प्रेरणादायी होने वाला है समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए। अंत तक जरूर आप सुनिएगा, उनके स्पीच को मिस मत कीजिएगा, ये हमारा विशेष निवेदन है। चतुर्थ मंडली सेमिनार आगरा 2025 का आयोजन 20 अप्रैल 2025 को अंबेडकर भवन सेक्टर 6 आवास विकास कॉलोनी सिकंदरा नियर सेंट्रल पार्क बोदला आगरा में होता है। और हम आपको बता दें, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की गरिमामयी उपस्थिति होती है। और ये आयोजन होता है स्थानीय कमेटी के द्वारा, जिसमें रोहित सिंह, मधु निगम, उदय सिंह एडवोकेट, केसी अटल साहब समेत प्रवीण सिंह, आदरणीय अरविंद कुमार गौतम जी, आदरणीय अजय कुमार जी समेत बड़ी संख्या में सम्मानित पदाधिकारियों ने मिलजुल कर, आदरणीय अनुराग कुमार जी जो ये सम्मानित पदाधिकारी थे, इन्होंने बहुत ही संयमित ढंग से और ऐतिहासिक रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन कराया है। आयोजन बेहद शानदार और सफल संपन्न हुआ। तो आइए अब हम सुनाते हैं आपको प्रांतीय अध्यक्ष आवाज का उत्तर प्रदेश आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध सर का क्रांतिकारी स्पीच। आइए सुनते हैं। आदरणीय प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रद्धेय परमेंद्र सिंह साहब, सबसे पहले मैं अंबेडकर की पावन जयंती की आप सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। तथागत बुद्ध, बोधिसत्व रैदास, बोधिसत्व कबीर, बोधिसत्व गाडगे, राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले साहब, माता सावित्रीबाई फूले, नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माता रमाबाई अंबेडकर तथा बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों से हम सभी का परिचय करा देने वाले बहुजन नायक मान्यवर कांचीराम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज इस आगरा मंडल के मंडली सेमिनार में उपस्थित आवाजका के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, जो बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति
रमाबाई अंबेडकर महिला एसोसिएशन, ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के आप संस्थापक हैं, जिसे हम लोग सम्मान से मिशन नायक भी कहते हैं। श्रद्धेय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर इस मंच की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के बीच में उपस्थित मंच का शोभा बढ़ा रहे परम आदरणीय वीडियो साहब, आदरणीय राष्ट्रीय संगठन सचिव श्रद्धेय विजय कुमार कुशीनगर से चल करके आए हैं, आदरणीय हमारे आशीष सर जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष वाराणसी, और हम पूज्य भंते जी आपको वंदन करते हुए, और यहाँ पे उपस्थित परम आदरणीय सरजीत आर्या सर जो कन्नौज के जिलाध्यक्ष हैं, आदरणीय कल्पना आर्या जी जो रमा की आप कन्नौज जनपद की जिलाध्यक्ष हैं, तथा यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों, और इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा दिए हैं अवाजका के BBS3 के आईडासा के रमा के हमारे आदरणीय श्रद्धेय केसी अटल साहब, श्रद्धेय अरविंद गौतम साहब, श्रद्धेय परमिंद सिंह साहब, और श्रद्धेय उदय सिंह एडवोकेट साहब, लोकेश कुमार एडवोकेट साहब, श्रद्धेय डिम्पल शर्मा जी, श्रद्धेय अल्पना गौतम जी, श्रद्धेय अभिमति सिंह जी, श्रद्धेय रोहित सिंह जी, श्रद्धेय गौरव कुमार जी, श्रद्धेय आशादीप सिंह जी, और तमाम हमारे आगरा जनपद के सभी अवाजका BBS3 आईडासा रमा के हमारे सभी पदाधिकारीगण, और यहाँ पे उपस्थित आप सभी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों, माताएं बहनें, आप सभी को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, आज बाबा साहब के तरफ से अगर कहें तो ये ऐतिहासिक नगरी आगरा है। बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टिकोण से अगर हम लोग समझें, और यहाँ के लोगों की चर्चा हम लोग सुनते रहे हैं कि आगरा के साथी एक तरह से कहिए कि बहुजनों की राजधानी बोला जाता है इस आगरा को। तो हमें भी गौरव हो रहा है कि हम ऐसी धरती पे आकर के अपनी कुछ बातों को रख रहे हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर और अपने महापुरुषों के बारे में कुछ लाइनें लिखा हूं। आदरणीय प्रोफेसर साहब कुछ पंक्तियां बोल रहे थे, तो मैं भी सोच रहा हूं कि कुछ में समाहित हो जाऊं। तो कुछ पंक्तियां मैं मिशन से ही संबंधित रख रहा हूं, उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। कहते हैं कि अंबेडकर जैसा बनना है, अंबेडकर जैसा बनना है तो अंबेडकर जैसा करना हो। अंबेडकर जैसा बनना है तो अंबेडकर जैसा करना होगा, और बुद्ध सा अगर पाना है तो घर को छोड़ निकलना होगा। बुद्ध सा अगर पाना है तो घर को छोड़ निकलना होगा, और रैदास कबीर सा बनना है। रैदास कबीर सा बनना है तो सत्य राह दिखलाना होगा। रैदास कबीर सा बनना है
तो सत्य राह दिखलाना होगा। अब फूले सावित्री बनना है तो शिक्षा का अलग जगाना होगा। फूले सावित्री बनना है तो शिक्षा का अलग जगाना होगा। और साहू नारायणा पेरियार हो बनना, साहू नारायणा पेरियार हो बनना तो साहस उतना करना होगा। और शासक तुमको बनना है तो कांसी राम सा चलना होगा, कांसी राम सा चलना होगा। और हम अंबेडकर के बेटे हैं, हम अंबेडकर के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। हम अंबेडकर के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। चलना शुरू करोगे तो तुम निश्चित राह सरल होगी। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। और हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो साथियों, मेरे इन पंक्तियों का केवल एक मकसद है कि हमको अगर बाबा साहब अम्बेडकर या बहुजन विचारकों का अगर आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो उन्हीं के हिसाब से अपने को ढालना पड़ेगा, उनके हिसाब से ही हमको काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उनके हिसाब से हम काम नहीं करेंगे तो मिशन उनका रुक जाएगा, उनका थम जाएगा। क्योंकि आज अभी एक चर्चा चल रही थी, सर एक बात बोल रहे थे कि 14 जून 2009 को सर आप बोल रहे थे सर कि हमको जानकारी हो गई, कह रहे थे कि हम पीएचडी थे, प्रोफेसर थे, उसके बावजूद भी मुझे जानकारी नहीं थी कि हम लोग हिंदू नहीं है। 14 जून को पता चला, 14 जून 2009 को। तो साथियों, प्रोफेसर साहब को जब इतने दिनों के बाद पता चला तो समझिए कि हमारे समाज को कितने दिनों के बाद पता चलेगा। तो इसकी जिम्मेदारी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी समाज की है कि उन लोगों तक इस बात को बताई जाए। और ये बात कोई हमारी और आपकी नहीं है, ये बात बाबा साहब अम्बेडकर की है। और जो हमको अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाया है, इसी आधार पे हम लोग को आधार बना करके हम लोग को आज अधिकार दिलाया। साथियों, अब मैं कुछ बातें बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ से कहना चाह रहा हूं कि हम लोगों ने आंदोलन तो खूब चलाया, संघर्ष खूब किए और संघर्ष का नतीजा भी हम देख रहे हैं। कहा जाता है ना कि संघर्ष नहीं जिसके जीवन में वो अभी बड़े अभागे होंगे। संघर्ष नहीं जिसके जीवन में वो अभी बड़े अभागे होंगे। या संघर्ष को छोड़ा होगा या संकल्प को तोड़े होंगे। तो साथियों, हम लोग क्या कर रहे हैं, आंदोलन जैसे बहुत हम आए हैं तो लोग चिंतित थे कि लोग नहीं है, लोग आ ही नहीं रहे हैं, लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। या कुछ प्रतिक्रिया ये हो रही थी कि अभी अम्बेडकर जयंती मनी है तो सब लोग थके हारे हैं, थक हार गए, इस वजह से लोग नहीं आ रहे हैं। तो जरा सोचिए हमारे संघर्ष का जो पैरामीटर है किस लेवल का है, हम कैसा संघर्ष कर रहे हैं। और हमारा जो हम जिसके विरोध में हमारा आंदोलन चलता है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा चलती है, वो कितना काम करता है, वो कितना संघर्ष करता है। हम एक दिन काम करते हैं और सो जाते हैं और वो नित्य प्रतिदिन काम करता है। आप देखेंगे तो सुबह भोर में उठ करके काम करता है, आप देखेंगे तो दोपहर में भी काम करता है, आप देखेंगे तो शाम में भी काम करता है। लेकिन हम लोग इतने आराम तलब हो गए हैं कि हम लोग एक दिन काम करके अपने को लगता है कि हम लोग तो बहुत काम कर लिए। जो संघर्ष करना था एक ही दिन हमने तो पूरा अपना कोटा कर लिया। लेकिन साथियों, इससे काम चलने वाला नहीं है। इसके लिए हम लोगों को हमेशा लोगों को जागरूक करते रहना पड़ेगा, लोगों को प्रेरित करते रहना पड़ेगा। तो एक बात मैं बताऊं साथियों कि बाबा साहब अम्बेडकर इसी आगरा में कहते हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। 18 मार्च 1956 को मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जरा सोचिए साथियों कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे ही कह दिए होंगे इस बात को कि उसके पीछे उनकी कोई लॉजिक रहा होगा, उसके पीछे कोई उनका तर्क रहा होगा और उसके प्रति उनके प्रति
कि हमारे समाज, जैसे वो कहते थे कि अगर हमारे समाज का पढ़ा लिखा वर्ग 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 प्रोफेसर अगर काम करना शुरू कर दें तो हमारे समाज को आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन साथियों, दुख की बात यही होती है कि ये पढ़े लिखे समाज के ही लोग केवल, हम कहते हैं कि हमने बाद में दूंगा कि 4-5% लोग आंदोलन को चला रहे हैं, ऐसे 4-5-10% लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन और साथी क्या कर रहे हैं, और हमारे साथी क्या कर रहे हैं? क्या वो बाबा साहब अम्बेडकर के अधिकारों का लाभ नहीं लिए हैं? क्या उनके अंदर थोड़ी भी पीड़ा नहीं जगती है कि बाबा साहब अम्बेडकर हमको इस लेवल पे लाए हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? तो बाबा साहब अम्बेडकर एक बात कहते हैं कि वर्तमान पीढ़ी का एक दायित्व होता है कि आगे वाली पीढ़ी के लिए काम करे। वर्तमान पीढ़ी का एक दायित्व बनता है कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए काम करे। और एक चीज आप लोगों को मैं और कटु सत्य बता देना चाहता हूं कि आज हम लोग जिस लेवल पे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे प्रधान हो, बीडीसी हो, एमपी हो, एमएलए हो, चाहे हम लोग मुख्यमंत्री तक बने हैं, उसके लिए हम लोगों ने कोई संघर्ष नहीं किया, उसके लिए हम लोगों ने कोई आंदोलन नहीं किया, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने आंदोलन किया, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने आंदोलन किया। तो अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा तो कर्तव्य अब ये बनता है कि हमें जो आज संघर्ष करेंगे इसका फायदा आने वाली पीढ़ी को मिलने वाला। तो अगर हम आज संघर्ष नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से हमारी आने वाली पीढ़ी कमजोर होने वाली है। और उस दिन ये लगने लगेगा कि वो हमारा जो बच्चा होगा वो कहेगा क्या कि ये बाबा साहब अम्बेडकर के एक ऐसे औलाद थे कि इनको तो बाबा साहब अम्बेडकर के सारे अधिकारों से संपन्न कर दिया, लेकिन ये लोग कैसे बाबा साहब अम्बेडकर के औलाद निकले कि हमको तो उसी व्यवस्था में अभी तक रखे हुए हैं जिसमें हमको नीच कहा जाता है, अछूत कहा जाता है, स्पृश्य कहा जाता है। उसी व्यवस्था में हमको छोड़ के गए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की एक घटना की मैं बात कर रहा हूं साथियों कि बाबा साहब अम्बेडकर जालंधर की सभा में बोल रहे थे कि जाओ तुम अपनी दीवारों पे लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। जाओ तुम अपनी दीवारों पे लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। बाबा साहब अम्बेडकर साथियों जिस समय बोल रहे होंगे हमारे समाज के पास दीवार भी नहीं रही होगी। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जिस समय बोल रहे होंगे हमारे समाज के लोगों के पास दीवार भी नहीं रही होगी जहां पे जाकर के इस बात को लिखें। लेकिन साथियों बाबा साहब अम्बेडकर इतने दूरदर्शी थे, इतने बड़े सोच वाले थे कि वो जान रहे थे कि मैं इन लोगों के लिए ऐसा काम करके जाने वाला हूं कि निश्चित तौर पे एक दिन इनका भी मकान अपना बन के तैयार होगा और उस पर जाकर के लिखेंगे कि मैं इस देश का शासक हूं। लिखेंगे इस बात को। लेकिन साथियों दुर्भाग्य यही रहा कि हम लोगों ने आज तक जो काम किया है बाबा साहब अम्बेडकर के उल्टे काम किया। वो जैसा चाहते थे हम लोग वैसा काम नहीं किए। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के विपरीत काम किए। उनकी सोच तो दूसरी रही। साथियों उनके अधिकारों से जब हम लोगों के पास नौकरी मिल गई, जब हम लोगों को शिक्षा मिल गया, जब हम लोगों को तनख्वाह मिलने लगी, जब हम एमपी एमएलए बन गए, जब हम ग्राम प्रधान बीडीसी बन गए और जैसे ही हमारे पॉकेट में पैसा आना शुरू किया वैसे ही हम लोगों ने दूसरा राग अलापना शुरू किया। वहां बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं कि जाओ अपनी दीवारों पे लिख दो तुम इस देश के शासक हो। लेकिन जैसे हमारे पॉकेट में पैसा आना शुरू किया तो हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात को पकड़ लिया कि हमको अपना घर बना लेना है, हमको अपना मकान बना लेना है। तो चाहे आगरा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे वाराणसी हो, कहीं भी हो, हमारे लोगों ने सुंदर से सुंदर घर अपना बना लिया, सुंदर से सुंदर घर बना लिया साथियों। और जानते हैं साथियों हम लोगों ने जब घर बना लिया बाबा साहब अम्बेडकर का तो अब बाबा साहब अम्बेडकर को कैसे उल्टे काम करना शुरू किया कि जिस पर हमको लिखना था कि हम इस देश के शासक हैं, उन्हीं घरों पे हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के उल्टे काम करते हुए लिखना शुरू किया ओम नमः शिवाय,
जय हनुमान, धन धन सतगुरु एक तू ही सहारा, जय यीशु मसीह, जय बजरंग बली। तमाम ऐसे लोगों का नाम लिखना शुरू किया और अपने घरों में उनकी तस्वीरों को लगाने लगे जिनका उनके जीवन में कोई मतलब नहीं था, उनके से कोई उनका उत्थान नहीं हुआ था। ऐसे लोगों को हम लोग अपने घरों में बैठा दिए। तो जरा सोचिए साथियों कि अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर के दुश्मनों को अपने घरों में बैठा लेंगे तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन पूरा होने वाला है, सफल होने वाला है? जरा बता, आप जरा ध्यान से सुनिए, बातचीत आपस में मत करिए। क्या बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन ऐसे पूरा हो जाएगा कि हम उनके दुश्मन को अपने घर में बैठा लें और जय 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 भीम करते रहें? जब अम्बेडकर जयंती आएगी तो हम लोग जय भीम का नारा लगाएंगे और कहेंगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, यही ना कहेंगे। लेकिन हमको क्या करना चाहिए था, वो काम ही हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों को तो बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी विचारधारा को स्थापित करना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या किए, उनके उल्टा काम करना शुरू किए। तो हम लोग को करना ये चाहिए था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोग को समता स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व का जो मार्ग दिया था उस मार्ग पर अपना करके हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन हम बाबा साहब अम्बेडकर के दुश्मनों को अपने घरों में बैठा लिए साथ, और यही कारण रहा कि आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर का पिछड़ा हुआ है। तो साथियों, अगर जरा आप सोच लीजिए कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर का जो बात को नहीं माने तो हम लोग को बाबा साहब अम्बेडकर की नजरों में हम लोग कैसे रहेंगे? हम लायक औलाद कहे जाएंगे बाबा साहब अम्बेडकर की नजर में कि नालायक औलाद कहे जाएंगे? जरा इसका उत्तर दीजिए आप लोग। हम लोग लायक कहे जाएंगे कि नालायक कहे जाएंगे? हम लोग नालायक कहे जाएंगे क्योंकि हमने उनकी बात को ही नहीं माना। तो जरा सोचिए साथियों कि आपका बेटा है, आज आप लोग पढ़ लिख लिए हैं, प्रोफेसर हो गए हैं, आप लोग डॉक्टर इंजीनियर सब हो गए हैं, अच्छी अच्छी नौकरी कर रहे हैं और आप अपने बेटे को खूब अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं। और जिस दिन पढ़ाई करने के बाद आपका बेटा अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाता है और आपके घर में जब आता है तो आपका सम्मान न कर करके आपके जो दुश्मन होते हैं उनको ला करके अपने घरों में जब बुला करके चाय नाश्ता कराता है और आपका सम्मान नहीं करता है तो आप अपने बेटे को क्या करेंगे? आप अपने बेटे को क्या कहेंगे? आप तो यही ना कहेंगे कि ये मेरा नालायक बेटा है जो मेरा सम्मान ही नहीं कर रहा है, मेरा सम्मान ही नहीं कर रहा है, मेरे दुश्मनों को घर में ला करके बैठाया हुआ है, तो ये तो मेरा नालायक बेटा है। तो जरा सोचिए साथियों कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के कैसे औलाद है, लायक औलाद है कि नालायक औलाद है? 70-75 साल बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद भी अगर हम लोग उसी गंदी व्यवस्था में अपने जीवन को चला रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को भी उसी के तरफ ले जा रहे हैं तो हमसे नालायक कोई नहीं है। तो साथियों, हमारा एक कर्तव्य बन जाता है कि इस नालायकी से हमको दूर होना पड़ेगा, तभी आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग काम कर पाएंगे, आने वाली पीढ़ी सम्मान के नजरों से देखी जाएगी। अन्यथा हमारा जीवन जैसा रहा है वैसा उससे भी बदतर जीवन हम लोग अपने बेटे को देने जा रहे हैं। तो हम लोग इस बात की चर्चा क्यों नहीं कर लेते हैं कि आज जो लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, जो आज संघर्ष नहीं कर रहे हैं, कल एक दिन ऐसा आने वाला है, मैं बता के जाना चाहता हूँ आगरा की इस धरती पे कि आने वाले 30 से 25 साल और 25 से 50 साल के भीतर देख लीजिएगा कि जिन लोगों ने इस आगरा में बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंगों में मकान बना के रह रहे हैं ना, उनकी हैसियत नहीं होगी कि वो उस मकान में रह जाएं। जबरदस्ती उस मकानों से भगाया जाएगा उनको और उस मकानों से भागेंगे और किसी को भगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी, ऐसा कल्चर लोग पैदा कर देंगे कि आप वहां से अपने को छोड़ करके भागना पड़ेगा, आपके औलाद को भागना पड़ेगा। तो आज आवश्यकता है कि आप संघर्ष अगर कर लेंगे तो कल आपके बच्चों का जीवन सफल हो जाएगा, आप अपने बच्चों का जीवन साकार कर सकते हैं। तो साथियों, इसके बाद इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा और उसके लिए रास्ता बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोग को क्या दिया है? हम लोग को बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है कि आपको
करना क्या है। मैं आपको एक तस्वीर की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूँ, बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की तरफ। वो तस्वीर लगी हुई है। इस जो बिल्डिंग है, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना देखा था। हम लोग कहते हैं ना कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। बाबा तेरे सपने को मंजिल तक पहुंचाएंगे। और जब पूछा जाने लगता है कि बताओ भैया कि बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन क्या था, तो हमारे आधे से अधिक लोग चुप हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन क्या है और उसको पूरा कैसे करना है। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना क्या है, उसको पूरा हमको कैसे करना है, उसको साकार कैसे करना है, इस बात का ध्यान ही हम लोग नहीं दे पाते हैं। तो मैं साथियों थोड़ा सा समय आप लोगों का लूंगा उस तरफ कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना क्या था। बाबा साहब अम्बेडकर 1938 से लेकर 1956 अपने जीवन काल के अंतिम क्षणों तक एक सपना देखा था। और उसी संदर्भ में मैं 23 नवंबर 1940 की स्पीच बाबा साहब अम्बेडकर की बताता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि आज तक हम लोगों ने जो भी उन्नति हासिल किया, आज हम लोगों ने जो स्थिति हासिल किया हुआ है, वो आप लोग एक बंबू वाले तंबू के नीचे रह रहे हैं। एक बंबू वाले तंबू के नीचे आप लोग रह रहे हैं। तो मुझे इस बात का डर है कि अगर वो बंबू ही गिर गया तो आपका होगा क्या, आपका क्या होगा। अगर वो बंबू ही गिर गया तो आपका क्या होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इसी के लिए मैं चाहता हूं कि इसी बंबू के आसपास और बंबू खड़े कर दिए जाएं रस्सियों के माध्यम से, और बंबुओं को हम लोग खड़ा कर दें ताकि आपका जीवन सफल रहे, आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण रहे और आपको आने वाले समय में कोई मात न दे सके। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि आपको कोई मात न दे सके। इसके लिए मैं चाह रहा हूं कि हमारी एक अपनी इमारत होनी चाहिए मुंबई में। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इसके लिए हमें अपनी इमारत बनानी चाहिए। हम लोग करते क्या हैं, कहते हैं कि आरएसएस का नागपुर में एक मुख्यालय है और वहां से आरएसएस का मोहन भागवत एक बात को बोलता है तो इंडिया में के हर कोने में बात चली जाती है। इंडिया के हर कोने में बात चली जाती है और उस पर काम होता है। लेकिन हमारे लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, उस पर हम लोगों ने कितना काम किया कि हम एक जगह से बात बोलेंगे तो सारे लोग एक ही बात बोलेंगे। हम जो बात कहेंगे वही पूरे, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, चाहे दिल्ली हो, आंध्रा हो, चाहे जहां भी चले जाए एक ही बात को सुना जाए कि अरे सेंटर से बात आई है। किसने कहा अरे सेंटर से बात आई है। तो इसी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हमारी अपनी एक इमारत होनी चाहिए जहां पे हम अपनी उन्नति को हासिल कर सकें, हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने में अपना काम कर सकें, हम हर लेवल पे वहां से काम कर सकें। तो साथियों इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 1929 से लेकर के 1940 तक सपना देखा था कि हमारे पास अपनी इमारत होनी चाहिए। लेकिन साथियों हम उस समय शायद ये नहीं हो पाया। लेकिन मैं जिक्र करना चाहता हूं कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो साथियों जब इन्हीं पढ़े लिखे लोगों में से कुछ लोग, और मैं खास तौर से कहूंगा अभाषा के लोग, जब बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों को पढ़ा, अध्ययन किया, और मैं नाम लेना नहीं भूलूंगा आदरणीय सुरजीत आर्या साहब का, जो पहला इंडिकेशन किया वो आदरणीय सुरजीत आर्या जी, मैं खड़ा चाहूंगा कि आप खड़े हो जाए, जोरदार ताली से इसका अभिनंदन करें कि उन्होंने पहले बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को कहा है कि हमारे पास अपनी इमारत होनी चाहिए। और जब 38वां खंड, 39वां खंड और 40वां खंड आप पढ़ेंगे तो इसका जिक्र बाबा साहब अम्बेडकर उसमें किए हुए हैं और कहते हैं कि अपनी इमारत को बना लो, तुम्हारी समस्याओं का हल हो जाए। लेकिन एक प्रकार हो सकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन काल में वो नहीं बन पाए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाजपा के लोगों ने कि जब आपने पढ़ लिया, जब आपने समझ लिया कि बाबा साहब अम्बेडकर का ये सपना है,
तो उन्होंने संकल्प ले लिया कि इस बाबा साहब अम्बेडकर के इस सपने को ये पढ़ा लिखा समाज ही पूरा करने वाला है, और संकल्पित हुआ और उस पर काम करना शुरू कर दिया। केवल संकल्पित नहीं हुआ साथियों, केवल संकल्पित नहीं हुआ बल्कि उस पर काम करना शुरू किया साथियों। और उसका रिजल्ट क्या आया मैं आपको बताता हूँ कि 2,14,00,000 रुपए में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन इसी तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली और बाबा साहब अम्बेडकर की अंतिम भाषण स्थली सारनाथ वाराणसी में लेकर के हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने जा रहे हैं साथियों, जिसमें आप सभी का सहयोग। और साथियों केवल इतना ही नहीं हुआ बल्कि इस जो जमीन ली गई थी उसकी बाउंड्री भी करा ली गई, वहां पे सबमर्सिबल भी लग गया है। इतना ही नहीं, 21 लाख रुपए में इसका नक्शा भी पास करा लिया गया। आप सभी के सहयोग से ही हुआ, ऐसा नहीं है कि किसी ने दूसरे ने किया है, आपने ही किया है। 21 लाख रुपए में इसका नक्शा भी पास करा लिया गया है। और अब साथियों इसको हम लोगों को बनाने की अब जिम्मेदारी है और हम लोगों ने इसको भी संकल्प ले लिया है और इसकी भी रूपरेखा हम लोगों ने तैयार कर लिया है। इसका भी टाइम टेबल हम लोगों ने तय कर लिया है कि 30 नवंबर 2025 को 30 नवंबर 2025 को हम लोग इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं, इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आगरा से भी साथी वहां पे उस शिलान्यास के दिन पहुंचे भारी संख्या में। मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति उससे जुड़े, हर व्यक्ति की उसमें भूमिका होनी चाहिए, हर व्यक्ति का उसमें सहयोग होना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति का उसमें सहयोग रहता है तो गर्व से कहता है कि इसमें मेरा भी सहयोग है। और साथियों मैं बता दूं आप लोगों को कि जब ये बनकर के इमारत तैयार होगी तो जरा सोचिए कि होने वाला क्या है। कहा जाता है ना, हम लोग एक चर्चा करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तो वहां पे उन्होंने लिखी गई थी कि महापुरुष पैदा होता है और वो अमर हो जाता है और साधारण व्यक्ति जन्म लेता है और वो मर जाता है, साधारण व्यक्ति मर जाता है और महापुरुष जिंदा रहते हैं। ये बात हम लोग कहते हैं ना, तो बाबा साहब अम्बेडकर उस लाइन को काटे थे कि नहीं ये बात गलत है कि महापुरुष जिंदा रहता है, महापुरुष भी उसी तरह से मर जाता है जैसे साधारण व्यक्ति मर जाता है, महापुरुष भी उसी तरह से मर जाता है अगर उसके अनुयायियों ने उसकी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाया। तो उसी तरह से साथियों जरा सोचिए कि आप कैसे जिंदा रह सकते हैं। मानवीय प्रक्रिया है, प्राकृतिक स्वभाव है कि आदमी अगर जन्म लिया है तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि आपको जिंदा रखा जा सकता है, आप जिंदा रह सकते हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा है, तथागत बुद्ध जिंदा है, माननीय कांशीराम साहब जिंदा है, उसी तरह से आप भी जिंदा रह सकते हैं, बशर्ते उस तरफ आप काम करें, आप उस तरफ काम करें। साथियों इसके लिए हम लोगों ने तय किया है, एक हम लोगों ने बनाया है कि 1 लाख रुपया जो साथी देगा उसको अम्बेडकर रत्न से सम्मानित किया जाएगा, जो 5 लाख रुपया देगा उसको बुद्ध रत्न से सम्मानित किया जाएगा, उसी तरह से 50,000 जो देगा अम्बेडकर विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, जो 25,000 देगा अम्बेडकर भूषण से सम्मानित किया जाएगा, जो 5,000 देगा अम्बेडकर गौरव से सम्मानित किया जाएगा। यानी जितने लोग पैसा देंगे सबका शिलालेख लगेगा वहां पे। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।